नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश अवस्थी। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। लेकिन देश में इन दिनों जाति पर ही सियासी कड़ाही बुलबुला रही है और इसमें नया तड़का लगा है जातिगत जनगणना का। बिहार से ये मांग उठी है जिस पर देश भर में बहस अब शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने इस मामले में हवा दी है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बसपा प्रमुख मायावती ने इस मसले पर मोदी सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया है। मायावती ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग समाज की अलग से जनगणना कराने की मांग पर केंद्र की मोदी सरकार अगर कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो बसपा संसद के अंदर और बाहर इसका समर्थन करेगी। मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि देश में ओबीसी समाज की अलग से जनगणना कराने की मांग बसपा ने शुरू की है और अभी भी बसपा की यही मांग है और इस मामले में केंद्र सरकार की अगर कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो बसपा पूरा समर्थन करने के लिए लगातार तैयार है। मायावती की इस प्रतिक्रिया ऐसे वक्त पर आई है जब बिहार में पक्ष और विपक्ष दोनों ओबीसी के लिए जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। बीते दिनों आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मांग के साथ सुर में सुर मिलाते हुए नीतीश कुमार ने भी कहा था कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जातीय जनगणना के मुद्दे पर सर्वदलीय शिष्टमंडल से साथ उनके साथ मिलने का समय मांगा है। ऐसे में यूपी में ये मसला अब उछलने लगा है और इस मसले उछलने के बाद दूसरे दलों का क्या रुख होगा और इस पर वो अपनी किस तरह की प्रतिक्रिया रखते हैं, इसी विषय को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि जातिगत जनगणना पर अब सियासत आगे बढ़ रही है। हालांकि बिहार में जिस तरह का देखने को मिला कि बिहार में इस पूरे मामले को लेकर आवाज उठाई तो पक्ष और विपक्ष यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों एक दूसरे के साथ में इस पूरे मुद्दे पर एक साथ होकर आए। इसमें तेजस्वी यादव ने कहा भी था कि उनकी मुलाकात भी इस पूरे मसले को लेकर मुख्यमंत्री से हुई थी और उन्होंने एक दूसरे का साथ देने की बात कही है इस मुद्दे पर। अब उत्तर प्रदेश में भी अब ये स्थिति निकल कर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में भी दरअसल चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले तमाम वो मुद्दे जिन मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना उठाया जा सके या जिसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जा सके, ऐसे सभी मुद्दों को लेकर के सभी पक्ष तैयार हैं। तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके कहा है कि इस मुद्दे को बसपा ने पहले से उठाया था और बसपा इसका समर्थन करती है और अगर सरकार इस मामले को लेकर के कोई आगे कदम उठाती है तो संसद के अंदर और बाहर दोनों तरफ सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन अब और पक्ष जो हैं उनकी क्या राय है? हालांकि पक्ष में सभी हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा वोट बैंक ओबीसी समाज का है और अगर ओबीसी समाज का वोट चाहिए, पिछड़ा वर्ग का वोट चाहिए, तो सीधी बात है कि सभी दलों को एक सुर में हाँ करनी पड़ेगी। इस विषय को लेकर आज चर्चा करने वाले हैं आलोक वर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी से, संजय मौर्य जी, माफ कीजिएगा अनीता वर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, संजय मौर्य जी प्रवक्ता कांग्रेस से, सुमैया राणा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, राजीव उपाध्याय जी बहुजन समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। राजीव जी, बहुजन समाजवादी पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर कह रही है कि सरकार के साथ हैं, अंदर भी साथ देंगे, सदन के बाहर भी साथ देंगे। राजीव जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क नहीं पहुंच पाया। चलिए, संजय मौर्य जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, आप इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले राहुल गांधी, एक या दो दिन पहले राहुल गांधी लखनऊ में एक कार्यक्रम, प्रियंका गांधी भी वहां पर मौजूद थी, वो दलितों के वोट के लिए गई थी, दलितों का एक कार्यक्रम किया था दलितों के लिए। अब ओबीसी वोट बैंक है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओबीसी वोट बैंक का सबसे ज्यादा महत्व है। कांग्रेस की क्या तैयारी है? क्या कांग्रेस भी अब ये कहेगी कि हम भी अगर करती है सत्ता तो उसके साथ में रहेंगे सदन के अंदर और बाहर, जैसा बसपा कह चुकी है? पिछड़ों के मुद्दे पर, दलितों के मुद्दे पर लड़ाई लड़ती रही, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। जहां तक रहा सवाल उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी का, राहुल जी का, तो चाहे हाथरस की घटना रही हो, चाहे
कुंभा गांव की घटना रही हो, चाहे आप उन्नाव की घटना रही हो, इस सारे मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ने का काम की है। और जहां तक रहा बहन जी का सवाल, तो बहन जी भारतीय जनता पार्टी की अघोषित प्रवक्ता हैं और हमेशा भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों पर वो हमेशा साथ खड़ी रही है। पूरा देश देख रहा है। मतलब देखिए, दलित मतलब और आप पिछड़ों इस से मुद्दे इनका पर कुछ साथ नहीं नहीं है लेना है। संजय जी। जी आप इस मुद्दे पर साथ नहीं है। नहीं, हम लोग एकदम, देखिए, जो भी जनहित के मुद्दे हैं, जो भी सवाल हैं, दलित पिछड़ों के उत्थान के लिए कांग्रेस पार्टी सदैव उसके साथ खड़ी है और मजबूती से खड़ी है। हमारी नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि वो दलित और पिछड़े के मुद्दों पर हमेशा हम लोग संघर्ष करते दिखे हैं। चलिए राजीव जी, जी भाई साहब, अघोषित प्रत्याशी कहा है मायावती जी को? कौन कह रहा है? ये संजय मौर्य जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से। उन्होंने, जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि जिस तरह से बसपा बीजेपी के इस मुद्दे को लेकर के साथ देने की बात कर रही है कि अगर ओबीसी की जनगणना कराई जाती है, ओबीसी वर्ग की जनगणना कराई जाती है, और तो मायावती ने साफ तौर पर कहा है कि वो संसद के अंदर, सदन के अंदर और बाहर दोनों तरफ से पूरा सपोर्ट करेंगी कि इसको आगे किया जाए। इस सवाल को लेकर के संजय जी ने कहा कि वो मायावती तो बीजेपी की अघोषित प्रत्याशी हैं, प्रवक्ता हैं। देखिए, संजय जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं इस बारे में तो भाई साहब ज्यादा नहीं कहेंगे दिनेश जी, लेकिन इतना जरूर कहें कि जो भारत की जनता की मांग है, जो भारत की जनता की पुकार है, उस जनता के पुकार के साथ अगर नहीं चलेंगे तो आप जिस तरह से कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में 30 साल से स्थिति और पिछले 10 सालों से 7 सालों से करीब भारतवर्ष में जो स्थिति हुई है, वही स्थिति हर आदमी की हो जाएगी। आज हर पिछड़ा समाज का व्यक्ति, हर दलित समाज का व्यक्ति अपनी सत्ता में भागीदारी, अपनी सामाजिक भागीदारी, हर जगह भागीदारी जब चाह रहा है और वो अपनी जनगणना के हिसाब से अपना एक सामाजिक दायित्व जो समाज के अंदर होना चाहिए, वो उसकी डिमांड है कि हमारी जाति गणना होना चाहिए। इस पे अगर बहन जी ने कोई ट्वीट किया कि जाति गणना अगर भारतीय जनता पार्टी कराती है, अगर कराती है तो हम साथ हैं। देखिए, हर मुद्दे को टांग खींचना कोई ऐसी चीजें नहीं है कि अगर हम सकारात्मक मुद्दों पे, किसी सकारात्मक चीजों पे, जो जनता की डिमांड है, जो जनता की मांग है, जो ओबीसी समाज की मांग है, जो एससी समाज की मांग है, अगर हम उस पे सदन के अंदर सकारात्मक बहस या चर्चा करना चाहते हैं तो उससे कहीं ये साबित नहीं हो जाता है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के हम साथ मिलकर के। देखिए, कई ऐसे मुद्दे होते हैं जहां हमें चाहे वो कांग्रेस सरकार चलाती रही है और जहां सकारात्मक काम करी है कांग्रेस, उसके साथ भी हमने साथ निभाया है। ऐसे थोड़ी नहीं बात है कि संजय सिंह जी जो कह रहे हैं कि हम भाजपा के, देखिए कहने वाले क्या कहते हैं उससे हमको नहीं जाना कि वो ए टीम बी टीम सी टीम क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि जनता की जो डिमांड है, जनता की जो मांग है, उसके साथ बहन जी खड़ी है और उसके साथ बहुजन समाज पार्टी खड़ी है, निश्चित तौर पर खड़ी है। चलिए सुमैया राणा जी, आपका क्या इस पूरे मामले को लेकर के आपका क्या सोचना है? क्या इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ाना चाहिए? क्योंकि चुनाव आ गया है, चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रहा है। चुनाव आ गया है, उसीलिए ये शगुफा भारतीय जनता पार्टी द्वारा छोड़ा गया है। ये ओबीसी की जनगणना, बिल्कुल जनगणना होनी चाहिए, प्रत्येक वर्ग की होनी चाहिए और प्रदेश में जितने भी लोग हैं सबकी होनी चाहिए, देश में जितने लोग हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं कि जनगणना के बाद का उनका रोल क्या होगा? उस जनगणना के बाद वो ऐसा क्या करने जा रहे हैं ओबीसी के लिए या किसी के लिए? क्योंकि इनके पास उस चीज की तो गिनती नहीं है कि कितनी लाशें गंगा में बह गई थी कोरोना काल में, कितनी चिताओं को लकड़ी नहीं नसीब हुई थी, कितनी रेत में दफन हो गई थी अपने आप, कितनों के कफन के ऊपर से, लाशों के ऊपर से कफन निकाल करके लिए उड़ाए जा चुके थे। उसकी गिनती नहीं है इनके पास। आज चुनाव करीब है तो आप ओबीसी को साधने के लिए आप जनगणना की बात करते हैं। तो कुल मिला के आप उत्तर प्रदेश में या देश में हैं तो आप प्रत्येक देशवासी के लिए हैं,
ना कि किसी एक वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए, दलित के लिए, मुस्लिम के लिए, हिंदू के लिए। तो आपको काम ऐसे करने होंगे, ऐसी योजनाएं लानी होंगी जिससे सब लाभान्वित हों, और खाली एक वर्ग की बात करके आप फिर वही अपना उल्लू सीधा करने के लिए कि आपको वोट बैंक की फिक्र है। आज की तारीख में भी इनको वोट बैंक की फिक्र है। और रही बात बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी तब कहाँ थी जब ये सब कुछ हो रहा था, जब कोरोना में लाशें बह रही थी, तब बीएसपी का कोई रोल कॉल नहीं था। और आज वो फिर खड़ी हो गई साथ में मसीहा बनने के लिए दलितों की और ओबीसी की कि मैं मसीहा हूँ, देखिए मैं आपकी बात पे सामने खड़ी हूँ। तो ये जो दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का हो या बीएसपी का हो, वो सामने आ रहा है और जनता बखूबी उसको पहचान रही है। चलिए अनीता जी। हेलो अनीता जी, आप पर तमाम हाँ आरोप जी। लगाए हैं, आप जवाब जी। दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो अभी हमारे आदरणीय बहना जी ने बोला कि गंगा में लाशें बह रही थी, कफन चोरी हो रहे थे, तो उस समय मैं कहूंगी कि उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ही थी। उस समय भी ना सपा थी, ना कांग्रेस थी और ना बहुजन समाज पार्टी थी। अगर कोई कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे काम कर रहा था तो वो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता काम कर रहा था। और दूसरा, अगर इन्होंने पूछा कि वो ओबीसी थे, कि अल्पसंख्यक थे, कि ब्राह्मण थे, तो भाई ऐसा करने वालों की तो कोई जाति नहीं होती है। मैं तो उनको मानव की जाति में नहीं रखती हूँ। खैर, आइए, आपके बात का जवाब था। बाकी मैं जैसे और लोगों ने ये आरोप लगाया कि ये वोट बैंक की राजनीति है, तो जनगणना करना कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं है। हर वर्ग की जनगणना हर देश करता है कि हमारे यहाँ, और हमारा देश तो बहुव्यापी जातिवाद देश है, जिसकी जनगणना से पता चलेगा कि भाई कौन कितना हिसाब है। दूसरा, इन्होंने कहा कि क्या योजनाएं हैं, तो अभी भी ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक की अपनी योजनाएं हैं जिसका वो लाभ ले रहे हैं और बहुतायत ले रहे हैं। आगे भी केंद्र के पास ऐसी योजनाएं हैं, ऐसा विजन है, तभी ये कदम उठाया जा रहा है। रही बात के वोट बैंक, तो वोट बैंक तो सभी पार्टियों को चाहिए होता है। क्या अगर 22 का चुनाव भाजपा लड़ेगी तो क्या कांग्रेस नहीं लड़ेगी, क्या सपा नहीं लड़ेगी? सब लड़ेंगे। लेकिन एक बात मुझे वो भाई साहब की काफी अच्छी लगी, एक बात मुझे वो भाई साहब की काफी अच्छी लगी। आप मुझे बोलने देंगी, मैं आपके बीच में इंटरप्ट नहीं कर रही थी, आप मुझे बोलने दें। मेरा जो सवाल है आपसे कि आप ये कह रही हैं कि आप सवाल मेरी बात खत्म होने के बाद करें। आप मेरे सवाल बात वोट बैंक की राजनीति आप लोग करते हैं और एक ही वक्त पे करते हैं। जिस वक्त गंगा में लाशें बह रही थी तो आपका कार्यकर्ता कहाँ था? तो कितने आपने कैंप लगाए थे, कितने आपने गरीबों में राशन बांटे, कितने आपने दवाइयाँ लगाई? आप लोगों का सीधा एक आपका उद्देश्य होता है कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो भी बात करे उसके विपक्ष में खड़े होना है। आपको जनता के हित से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ अपनी सड़ी गली राजनीति से मतलब है। यदि आप इस पर चर्चा करेंगे तो मैं असल मुद्दे पे दिनेश जी मैं नहीं आ पाऊंगी। अगर हमारी आदरणीय जी बीच में इंटरप्ट करेंगी तो। सरकार आपकी थी क्या? कार्यकर्ता समाजवादी सरकार हमारी थी तो क्या आपकी मानवता मर गई थी? आपकी मानवता मर गई थी? कोरोना कैसे भाजपा वालों को हो रहा था, कोरोना सपा वालों को, कांग्रेस वालों को नहीं हो रहा था? क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टीका नहीं लगवाया, जबकि उन्होंने पहले कहा था कि मैं टीका नहीं लगवाऊंगा? तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कैसे टीका लगवा लिया? कैसे लगवा लिया आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टीका? देखिए वो भी आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि ये टीका देश का टीका था, देश के साइंटिस्ट और डॉक्टरों ने बनवाया था, ना कि भारतीय जनता पार्टी का टीका। लेकिन उससे पहले सवाल तो उठाया था, अखिलेश यादव ने सवाल उठाया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि ये बीजेपी का टीका है। आपने इस पर अपना अखिलेश यादव ने कहा था ये बीजेपी का टीका है। बीजेपी का टीका है तो कैसे लगवा लिया? देश के डॉक्टर बेकार, देश के साइंटिस्ट बेकार, आपको देश की जनता, देश के हित से कोई मतलब नहीं है। देखिए, जनता बेवकूफ नहीं है, आपकी नारा लगाने से मतलब है। आपका गुंडा राज नहीं फैलना है। आज उत्तर प्रदेश एक उत्तर प्रदेश बन गया है। आपकी सरकार में गुंडा राज कॉन्स्पिरेशन चल रहा था, नहीं है, इसलिए आप लोग अगेंस्ट
सिर्फ जो खड़े कुछ करना रहते था, हैं। जो कुछ होना था, इसलिए सब हो आप चुका। आपके जनता बोलने अगर से हाथ कुछ में नहीं सब होगा कुछ है, वो मैडम। जनता दिखाएगी। मैडम कुछ नहीं चलिए, होगा। राजीव जी आप हमारे साथ आंकड़े बने हुए हैं। बोलते राजीव जी, आंकड़े बोलते हैं, 2022 देश की में। राजीव जनता जी, बोलती है और आने राजीव वाले जी, 22 झूठे चुनाव में आंकड़े यहाँ पता पर भी मत चल बताइए। जाएगी। राजीव जी, आपको बैठ क्या के लगता है झूठे कि आंकड़े अगर मत मान बताइए लीजिए आप यहाँ जनगणना पर। हो जाती है, अगर आप जनगणना शायद हो सुनना जाती पसंद है, नहीं करती है, दिनेश जी, किस जरा तरह इन्हें से चुप कराइए ओबीसी तो वर्ग मैं को अपना इसका बात आगे लाभ रखूं। मिल पाएगा? इस जनगणना के हम लोग हो हल्ला मचा रहे हैं। इस जनगणना का जो असली मानक तय होना है जी, वो जैसे ओबीसी की जनगणना होनी है, उसमें जनगणना में ये आना है कि या तो बिरादरी के कितने लोग हैं, काची कितने हैं, कुशवाहा कितने हैं, निषाद कितने हैं, केवट कितने हैं, माझी कितने हैं, गुड़िया कितने हैं, इनकी अलग अलग एक रेशियो तय होगी कि ओबीसी समाज में जो 27% ही हैं या 28% या 26% हो गए हैं, इनकी जब रेशियो एक तय हो जाएगी कि इतनी है, तो उस मानक के अनुसार जो भारत सरकार का माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश ना होता तो हमको लगता है कि भारत के अंदर 100% रिजर्वेशन हो गया होता दिनेश जी। जैसे इतनी मांगे हैं हमारे भारत के अंदर, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब से मांग इतनी है कि 100% रिजर्वेशन कर दिया गया होता। तो एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग बहुत अच्छी है कि 50%, 51% से आप ऊपर रिजर्वेशन में नहीं जाएंगे, ये तो है। इसमें मुख्य बात ये तय होना था कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत के अंदर जो जातियां हैं, उन जातियों का एक परसेंटेज क्या है, उस परसेंटेज के अनुसार जैसे 50% हम पूरे नौकरी में या जहां भी उसमें रिजर्वेशन देते हैं, उस रिजर्वेशन के अंदर कौन जातियों को किसका कितना लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, निश्चित तौर पे दिनेश जी इस समय आज की डेट में जहां 5 राज्यों में आज चुनाव घोषित है, उस समय भारत सरकार अगर कहती है कि हम बैकवर्ड या ओबीसी का या एससी का जातीय गणना कराना चाहते हैं तो वो करावे, वो अलग विषय है। लेकिन आपको भी मालूम है दिनेश जी कि ये जाति गणना होने में या कोई भी जनगणना जब होती है तो उसमें बड़ा समय लगता है। बिल्कुल, काफी समय लगता है, काफी कर्मचारी लगते हैं। 4-5 साल मिनिमम समय लग जाता है और रिपोर्ट आते आते 1 दशक हो जाता है। हमको लग रहा है कि इस तरह से लेकिन अब राजीव जी इतना समय नहीं लगेगा क्योंकि अब तकनीकी तौर पर अब बिल्कुल काफी मजबूत हो गए। डिजिटल हो गया है, सारा सिस्टम डिजिटल हो गया है, सारे आधार कार्ड, पैन कार्ड सब डिजिटल हो गए हैं। निश्चित तौर पे इसको करना चाहे तो भारत सरकार को तो ये 5-6 साल पहले ही कर देना चाहिए था। पूरी तरह से मान के चलिए कि राजनीति के अंदर हर व्यक्ति चाहता है कि हर कहां से लाभ मिल जाए। दिनेश जी आपको बताओ, भारतीय जनता पार्टी, हम आप बैठ करके अभी 4-5 दिन पहले चर्चा कर रहे थे, जिस दिन अमित शाह जी आए थे, उस दिन आपने ही कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर से गुंडा राज, मवाली राज, माफिया राज खत्म हो गया है और बहुत सारा उत्तर प्रदेश में पाक साफ सरकार चल रही है। ये अमित शाह जी पीठ थपथपा करके गए थे योगी जी के। उसके 3 दिन बाद आपको बतावें, एक हिस्ट्री सीटर भू माफिया करके इनके संगठन में आए। फिर कल परसों जो रीता बहुगुणा जी के घर को जलाए थे, इसके अलावा उनके ऊपर दसियों मुकदमे दर्ज हैं। फैजाबाद के बबलू सिंह जी, उनको पार्टी ने विधिवत प्रदेश अध्यक्ष ने उनको ज्वाइन कराया। भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र, चेहरा पे क्या इससे साबित नहीं होता है कि 1 दिन पहले, 2 दिन पहले कोई देश का गृह मंत्री कहता है बड़े डंके की चोट में, उसकी तो एकदम उस कहने की हवा निकल जाती है इस घटना को देखते हुए। इस तरह के कार्यक्रम में देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि आप बैकवर्ड को देना क्या चाह रहे हैं, आप बैकवर्ड को देंगे कब। ये लोग लुभावने वादे आपने 2017 में भी किया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है, लेकिन क्या लगता है इससे जातिवाद हावी नहीं होगा? संजय जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, क्या इस तरह के जनगणना से क्या जातिवाद हावी नहीं होगा जब एक सभी जातियों का एक अपना ग्रुप होगा? अभी भी है फिलहाल, लेकिन उनको अभी अपनी संख्या पता नहीं है, अभी उनको अपनी ताकत पता नहीं है। देखिए, इससे जातियों का आंकड़ा लाने से कोई जातिवाद हावी नहीं होगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं है। वो सिर्फ जिस स्टेट में चुनाव हो रहा है वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक चुनावी शगुफा छोड़ रही है। अगर ये पिछड़ों के हितैषी होते तो ये बताएं कि उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और जब सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। और उत्तर प्रदेश की सरकार में तमाम ऐसे पिछड़ों के मंत्री हैं, लेकिन उनको कितना इन्होंने ताकत दे रखी है। ये पिछड़ों के नाम पे, दलितों के नाम पे सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इनकी नीयत पर हमेशा खोट रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पिछड़ों को, दलितों का इस्तेमाल करना जानती है। और जहां तक रहा सवाल पिछड़ों की
आबादी का, तो ये निश्चित तौर पे 55 से 56% सभी जातियां हैं और भारतीय जनता पार्टी दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती है। तो ले आए, बिल ले आए, पार्लियामेंट में बिल ले आए, हम लोग तैयार हैं। दलित और पिछड़ों के हक पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने डाका डालने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चलिए अनीता जी, तमाम सवाल हो गए हैं आप पर। बीजेपी की नीयत सही नहीं है। दूसरा, चुनाव से पहले इस तरह के हथगंडे बीजेपी अपनाती रही है। कोई भी मुद्दा होता है चुनाव से पहले लाकर उसको ओके कर देते हैं। उससे पहले अगर उस मुद्दे को उठाया जाए तो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। अभी आपने बताया कि जनगणना होने में समय लगता है। हम कितने भी डिजिटल हो जाएं, हम एक बहुतायत संख्या में हैं देश में, तो इतनी भी, और चुनाव को आप भी जानते हैं कि मेरे ख्याल से साल भर रह गया है, तो इसमें बीजेपी क्या फायदा उठा लेगी? इसमें बीजेपी ऐसा क्या फायदा उठा लेगी? मैं बता रहा हूँ ना फायदा क्या तो होगा। मैं बता रहा हूँ फायदा ये होगा कि लगातार इस मुद्दे को कई नेता उठाते रहे, कई पार्टियां इस मुद्दे को उठाती रहीं कि तो ओबीसी की रिजर्वेशन तो जनगणना पहले की से जाए, भी है ना ओबीसी का। लेकिन बात वही आ जाती है कि जब चुनाव करीब आता है तब सब ओके रहता है। चुनाव से पहले इस पर ध्यान नहीं दिया, ये आपत्ति है दलों की। आप प्रेस में हैं और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आपत्ति तो हर उस चीज पे है केंद्र जो सरकार ने नई बड़ी चीज केंद्र से आती है, उस पे हर चीज पे आपत्ति होती है। ऐसा तो ये नया नहीं है कि इस पे आपत्ति नहीं है। अगर कोरोना हावी हुआ तो उस पे भी ये आपत्ति थी कि भाई बीजेपी ने फैलाया, तो खैर आपत्तियों से तो हम लड़ते आ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अब ये रही बात कि अगर केंद्र सरकार ये करवा रही है और उसमें बहुजन समाज पार्टी उनके साथ है, तो उनको भी तो ये अभी किसी ने कहा कि वो दलितों की मसीहा बन के वो खड़ी होना चाह रही है। लेकिन मैं उनके बारे में एक बात ये कहूंगी कि कितने ही लोग, जब पैंडेमिक सिचुएशन थी, सारी पार्टियों ने उंगली उठा रहे थे। एक ये इनकी पार्टी थी हमारी बहन जी की, जिन्होंने अगेंस्ट टू नहीं बोला। उन्होंने कहा कि नहीं, भाजपा काम कर रही है और काम करके दिखाया। अभी जैसे इन्होंने बताया कि कोई फलाने हैं जिनको पार्टी में लिया गया, तो मैं पूछती हूँ कि बहुत से ऐसी जगह है, कुछ ऐसी पार्टियां जिनको मैं नाम नहीं लूंगी, जिनको गुंडा पार्टी के ही नाम से जाना जाता है। क्या आप इस बात से सहमत नहीं है कि जब से योगी सरकार है तब से यूपी का लॉ एंड ऑर्डर और पिछली सरकारों के हिसाब से क्या आप उसको मेल नहीं करते हैं? आप ही के चैनल्स में दिखाया जाता है, आप ही के डिबेट्स में लोग आते हैं, बात बोलते हैं, जनता ये बात बोलती है। अगर ओबीसी, एससी, एसटी इसकी एक कैटेगराइजेशन हो रहा है, तो जरूर सरकार ने आगे की योजनाएं बनाई हैं जो वो अभी नहीं खोलना। हर कोई अपने ताश के पत्ते नहीं खोलता है, आगे उस इम्प्लीमेंट को लिया जाएगा। चलिए सुमैया जी, एक जातिवाद देश में रहते हैं, उसमें जातियों का आलंकन होना क्या गलत बात है? दिनेश जी ये बताइए, अनीता जी से मैं जानना चाह रहा था कि आप जाति गणना कराइए न कराइए, आपका विवेकाधिकार है, आपके प्रधानमंत्री जी का विवेकाधिकार है, और अभी प्रधानमंत्री जी बड़ी शालीनता से इसको राज्यों के ऊपर डाल दिया। आपको तो मालूम है ना दिनेश जी कि राज्य सरकारें अगर चाहें तो ओबीसी और एससी की जनगणना को माकूल रूप से करा सकती हैं। पहला चीज तो ये। हम केवल उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो अनीता जी, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से आपने सत्ता के अंदर एक भागीदारी जो होना चाहिए वो बैकवर्ड समाज, एससी समाज को कितना दिया है, इस बारे में तो नहीं बात करेंगे, लेकिन प्रशासनिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, थाने तौर पे, तहसील तौर पे, कलेक्टर तौर पे ये जरूर जानना चाहेंगे कि अगर आपकी मंशा बहुत ही साफ सुथरी है इन समाज के लिए, एससी समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए, तो इनको सत्ता में भागीदारी निचले स्तर पे क्या देने का प्रयास आप लोगों ने किया? बिल्कुल। और बिल्कुल, अगर आप संगठन के मानक को जानते हैं, भाई साहब मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप संगठन के मानक को जानते हैं तो हर जाति का समावेश से ही, हर जाति के समावेश से ही हर पद को दिया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर ये आवाज क्यों उठती है कि बैकवर्ड समाज को थानों में जगह नहीं दी जाती, तहसील में नहीं दी जाती, कलेक्ट्रेट में नहीं दी जाती है? और आपको बता दें, उत्तर सबसे ज्यादा तो याद हो रहे थे बैकवर्ड समाज से, आप कैसे कह रहे हैं?
स्थानों में सबसे ज्यादा तो यादव रहते हैं, क्या वो बैकवर्ड समाज से नहीं आते हैं? नहीं, बताइए मैं आप। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं वर्तमान उत्तर स्थिति की प्रदेश बात की कर रहा बात कर रही हूँ, हूँ। उत्तर मैं प्रदेश वर्तमान की बात स्थिति कर रही में हूँ। आपको आपने एक ऐसा ओबीसी थाना और एक ऐसी जगह बताइए जहाँ यादव और कन्नौजिया ना हो। ओबीसी को जो आप ओबीसी को 27% देने जा रही हैं, तो क्या 75 जिलों में से 27% जिलों में क्या डीएम, कलेक्टर, आपके एसडीएम, पास कितने तहसीलदारों को आंकड़े हैं आप मुझे ये करते हैं क्या? बताइए, तो मैं उसका जवाब दूंगी, क्योंकि मेरे पास अभी ये आंकड़े नहीं है। आप बताइए कि कलेक्ट्रेट से लेकर जुडिशल से लेकर कहाँ कहाँ कमी है, आप उसके बारे में बताइए, मैं मुझे आपकी जहाँ आवाज तक- ऊपर तक जरूर पहुंचाऊंगी। अनीता जी, मुझे जहाँ तक मालूम है, उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिलों में से मुश्किल से 3 जिलों में या 4 जिलों हाँ। में आपने डीएम एससी समाज के रखे हैं, जो प्रशासनिक बाकी? अधिकारी होते हैं। चलिए 3 या 4 डीएम आपके एससी समाज के हैं, 2 या 3 प्रमुख सचिव एससी समाज से आते हैं। चलिए, क्या बहुत इनकी बहुत बहुत सहभागिता शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में चर्चा के लिए। लेकिन आपको बता दें कि अब जातीय जनगणना पर जंग छिड़ गई है और अब इसको कहीं ना कहीं करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से जो ओबीसी समाज है उसकी साफ तौर पर मांग है कि उनकी भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि आखिर हमारी संख्या कितनी है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।